आज आज के आपके करंट अफेयर्स 11 नवंबर 2021 के सबसे पहला करंट अफेयर है क्लाइमेट चेंज फंड। देखो, एक ना क्लाइमेट चेंज के अंदर प्रिंसिपल माना जाता है कि आपकी क्लाइमेट अडेप्टेशन फंड्स की जरूरत है। ठीक है, दो चीजों के लिए आपके पैसा चाहिए, एक तो अडेप्टेशन के लिए कि जो आपके अडेप्टेशन क्या होता है कि जो अब क्लाइमेट चेंज हो रहा है अब उसका कोई ना कोई इफेक्ट भी होगा, उस इफेक्ट से हम अपनी सोसाइटी को, अपनी पूरी इकोनॉमी को बचा सकें, उससे अडेप्ट कर सकें, उसके लिए जो पैसा लगने वाला है। दूसरा, जो कई देशों के अंदर कैपेबिलिटी या कैपेसिटी बिल्डिंग का जो इनिशिएटिव है वो साथ है। ठीक है, अडेप्टेशन और कैपेबिलिटी दो चीजों के लिए। देखो, इनकी सबसे ज्यादा जो जरूरत है ना वो आपकी डेवलपिंग देशों को जरूरत है, जैसे इंडिया हो गया। इसलिए इंडिया की कंसर्न की इतनी चीज है कि इंडिया के अंदर या कहीं और जो आपके अडेप्टेशन या कैपेबिलिटी की जरूरत है, उसके लिए इंडिया क्या कहता है कि हमें यहाँ पे फंड्स दे दो ताकि हम इंडिया के अंदर क्लाइमेट चेंज और वैसी सारी टेक्नोलॉजीज बना सके, लगा सके, वो सारी चीजें। जब 1992 में आपकी अर्थ समिट हुई थी, उसके बाद आपकी ये सारी कंट्रीज ने वादा भी किया था, जब आपकी एक्चुअली क्योटो प्रोटोकॉल भी साइन हुई 1992 में भी, और उसके 1990 क्योटो कब हुई थी, 4 या 6, मेरे ख्याल से 6 थी, या इसी में से कोई एक साल था, 4 या 6 थी, ये कंफर्म कर लेना एक बार साल। ये जो क्योटो प्रोटोकॉल हुई थी, इसके अंदर आपकी सारी जो डेवलप्ड कंट्रीज है ना, दुनिया को दो हिस्सों में बांटा गया एक तरीके से, डेवलप्ड नेशन और डेवलपिंग। पोल्यूशन की ज्यादातर जिम्मेदारी डेवलप्ड की बनती है, क्योंकि इन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पहले शुरू किया, इन्होंने ज्यादा पोल्यूशन कर लिया। अब हम तो कुछ ही सालों से डेवलपमेंट कर रहे हैं, ये चाहते हैं कि हम बराबर कंट्रीब्यूट करते हैं। इसी के चलते हुए जो डेवलप्ड देश हैं, इन्हें बोला गया कि आप हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग के लिए भी पे करोगे कि हम भी ये चीजें अडॉप्ट कर पाए। इन सब ने वादा किया था कि हम $100 बिलियन इसमें कमिट करेंगे। पर अब ये जो कमिटमेंट है, मतलब 2020 तक $100 बिलियन देने थे एनुअली, हर साल। ठीक है, देने लग जाना था कि 100 बिलियन। अभी तक ये जितनी भी अमीर कंट्रीज हैं, इन्होंने अभी तक कहीं पे भी ये देना नहीं शुरू किया। ठीक है, और इंडिया इस चीज को लेके, इंडिया और बहुत सारे और भी डेवलपिंग कंट्रीज इस चीज को लेके बहुत ज्यादा इंसिस्टेंट हैं कि अगर आप चाहते हो कि ये हो तो आपको पैसा तो देना पड़ेगा। ठीक है तो क्योंकि इंडिया के पास इतनी कैपेसिटी थोड़ी है, हमारी और भी तो प्रायोरिटीज है। हमने यहाँ पे अपनी पॉवर्टी भी दूर करनी है, लोगों को खाना भी खिलाना है, इस सारी चीज के बीच में क्लाइमेट चेंज भी है। अब कोई तो बर्डन वो भी उठाए ना जिन्होंने सबसे ज्यादा पोल्यूशन किया है किसी टाइम पे, तो इसी कारण उनके ऊपर ज्यादा फोकस किया जा रहा है। ठीक है, क्योंकि ये चीजें ऐसे हो गई। क्लियर है तो इसलिए फंड निधि फंड क्या है कि फंड एक तरीके से एक बैंक के तौर पे क्रिएट कर दिया जाएगा। यहाँ पे हर डेवलपिंग कंट्री कोई भी प्रोजेक्ट करना चाहती है, वो यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन दे देगी और ये उसके लिए पैसे इश्यू कर दिया करेगा। ठीक है, तो हर साल 100 बिलियन का ये मतलब इसके अंदर पैसा आना था। फंड का मतलब है किसी एक अकाउंट में पैसा जमा होना। तो मतलब वर्ल्ड बैंक या ऐसी कोई फैसिलिटीज होती हैं जो इन्हें चलाती हैं, बहुत बड़े साइज की। अब कुछ आपके फंड एग्जिस्ट करते हैं, आपको ये पेपर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, जैसे ग्रीन क्लाइमेट फंड। ये आपका यूएनएफसीसीसी के अंडर बनाया गया है। क्या फुल फॉर्म था इसका? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। 1992 में बनी, अर्थ समिट जब हुई थी उसके बाद, तो उसके बाद ये ग्रीन क्लाइमेट फंड भी बनाया गया था, वहीं से इसी के अंडर बनाया गया। ये एक तरह से फाइनेंशियल मैकेनिज्म है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए, ताकि वो अडेप्टेशन और मिटिगेशन कर सके। तो जो मैंने आपको ऊपर बताया है, वन ऑफ द फंड ये है डेवलपिंग कंट्रीज के लिए जो बनाया जाना था। इसका हेडक्वार्टर इंचियोन साउथ कोरिया में है। ठीक है, इसके 24 बोर्ड मेंबर है, और ये आपके लिए इसे 100 बिलियन हर साल रेस करना है 2020 तक। तो इसका ये काम है ग्रीन क्लाइमेट फंड का।
अभी तक ये कर नहीं पाया है क्योंकि आपकी डेवलप्ड कंट्रीज ने बोला था वो पैसे देंगे और वो नहीं कर पाए। इसके अलावा और भी आपके फंड्स, जैसे यूपीएससी में आपको किसी भी फंड के रिगार्डिंग क्वेश्चन आ सकता है, तो मैं आपको बाकी सारे फंड्स के बारे में भी बताना चाहता हूँ। एक है ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी, ये भी 1992 अर्थ समिट से ही निकली है। ये आपकी इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स, वो सिर्फ क्लाइमेट चेंज के लिए था, ये सारी इन्वायरमेंट प्रॉब्लम्स डील करने के लिए, खासकर जो क्लाइमेट चेंज से आ रही है, पर और भी। इसके अंदर क्या है, टोटल 184 कंट्रीज इसके मेंबर है, उसके बोर्ड मेंबर्स लिखे हुए तो बस 24 हैं, इसके 184 कंट्रीज इसके मेंबर हैं। ये आपके सारे ग्लोबल एनवायरनमेंट इश्यूज के ऊपर बात करना चाहती है, ठीक है। और 1992 से लेके आज तक इसने 20 बिलियन की सपोर्ट और 112 बिलियन को फाइनेंसिंग की है, मतलब 20 बिलियन की ग्रांट दी है और 112 बिलियन को फाइनेंसिंग का मतलब है कुछ पैसा इन्होंने दिया, कहीं और से अरेंज कर दिया, वो सब कुछ करके, ठीक है। 170 देशों में ज्यादा इन्होंने इन्वेस्ट किया, पर अभी भी ये कमिटमेंट शॉर्ट मानी जाती है। ये जो आपकी ग्लोबल इन्वायरमेंट फैसिलिटी है ना, ये ज्यादा बड़ी चीज है, ये बहुत सारी चीजों पे खर्च करती है। इसी के अंडर बहुत सारी कन्वेंशंस आ जाती हैं, जैसे सीबीडी, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, किस चीज की बात करती थी सीबीडी? बिल्कुल, कोई दो प्रोटोकॉल्स इसके अंडर पड़ी हैं। नगोया प्रोटोकॉल और दूसरी क्या थी? कार्टेगेना प्रोटोकॉल। नगोया प्रोटोकॉल के अंदर हमने इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कुछ टारगेट लिए थे, उन टारगेट्स को क्या कहते थे? आइची टारगेट्स। कितने टारगेट्स हैं टोटल? 5 टारगेट्स हैं, ठीक है। 5 ग्रुप ऑफ टारगेट्स हैं, ग्रुप है 5, उनके अंदर सब टारगेट्स भी हैं, पर 5 ग्रुप्स हैं। कार्टेगेना किस चीज के बारे में बात करती थी? लेज वाला केस क्या हुआ था? हाँ जी, बायोडाइवर्सिटी की फेयर एंड इक्विटेबल यूज, वो सारी चीजों के ऊपर, और बायो सेफ्टी के ऊपर, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आपके देश में आ रहा हो उसके बारे सब कुछ लिखा होना चाहिए, वो कार्टेगेना में था। क्लियर है? कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, अगर कोई भी देश के अंदर कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म आता है ना, जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उन्हें अब ये सारी चीज दोबारा बताता हूँ। देखो आपकी एक कन्वेंशन साइन हुई थी, बिल्कुल स्टार्टिंग से बताता हूँ, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये आपकी बेसिकली कन्वेंशन है जो आपकी बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने की बात करती है, इन्हें ग्रो करने की बात करती है, और किस तरीके से हम कोई भी अनवांटेड चेंज ना लें। अनवांटेड चेंज क्या है कि जैसे कोई भी जेनेटिकली मॉडिफाइड आपका ऑर्गेनिज्म है, कोई प्लांट हो सकता है, एनिमल हो सकता है, अगर वो बाई चांस आपके इन्वायरमेंट में इंट्रोड्यूस हो गया, वो शायद एग्जिस्टिंग सारी चीजों को रिमूव कर दे, मतलब वो सारी इन्वायरमेंट बदल के रख दे। तो ऐसी चीजों को कार्टेगेना रोकता है। अगर किसी भी कंट्री में ऐसा कोई भी लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म आ रहा होता है ना, लिविंग का मतलब प्लांट एनिमल दोनों लिविंग ही है, कोई भी एक देश से दूसरे देश एक्सपोर्ट हो रहा होता है, उस देश की जिम्मेदारी बनती है कि उस देश को पहले इन्फॉर्म करे जिस देश में जा रहा है कि आपके यहाँ पे ये कंटेनर आने वाला है, इस कंटेनर के अंदर जो ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट ही हो चाहे सीड्स ही हो, उन्हें कैसे स्टोर करके रखना है, उस बॉक्स के ऊपर सारी प्रिकॉशंस की मेजरमेंट लगी होनी चाहिए, कैसे ध्यान रखना है, कैसे बॉक्स होना चाहिए, हर चीज, ताकि वो गलती से भी इन्वायरमेंट में रिलीज ना हो जाए, ठीक है। ऐसी चीजें। इसके अलावा और भी आपकी कन्वेंशन है, यूएनएफसीसीसी, ये तो आपकी फ्रेमवर्क किया गया। उसके बाद कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन। डिजर्टिफिकेशन क्या होता है? आपका जब धीरे धीरे जो फर्टाइल लैंड है वो धीरे धीरे बैरन होता जाए, ठीक है, बंजर, एक फर्टाइल जमीन धीरे धीरे जो बंजर होती जा रही है उसे डिजर्टिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो उसे डिजर्टिफिकेशन कहते हैं। इसका डेजर्ट एक्सपेंशन से कुछ लेना देना है? नहीं, डेजर्ट एक्सपेंशन और ये बिल्कुल ही अलग कंसेप्ट है। डेजर्ट एक्सपेंशन क्या होती है कि देखो आपकी जो रेगिस्तान बने हुए हैं वहां से मिट्टी उड़ती रहती है, वो किसी भी फर्टाइल एरिया के ऊपर जाके अगर सैंड गिरेगी, उसकी टॉप सॉइल के ऊपर सैंड आ गई,
वहां पे प्लांट एनिमल्स मरने लग जाएंगे, ठीक है, अंदर पानी नहीं जा पाएगा, प्रॉपर हवा नहीं जा पाएगी, सब कुछ, तो वो रेगिस्तान बन जाएगा धीरे धीरे। यहाँ पे क्या है कि हम ओवर यूज कर रहे हैं लैंड को, तो उसके कारण वो बंजर हो रहे हैं। ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट अलग कंसेप्ट है, वहां पे जो मिट्टी उड़ उड़ के नए एरियाज पे जाती है वो है, और डेजर्टिफिकेशन है ओवर यूज के कारण। ये दोनों में कभी कंफ्यूज ना होना, ये पेपर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है बहुत ही, क्योंकि लोग अक्सर डेजर्टिफिकेशन और एक्सपेंशन ऑफ डेजर्ट्स में कंफ्यूज होते हैं। अगली चीज है स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के ऊपर, पीओपी। परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं? स्टॉकहोम कन्वेंशन परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स वाली क्या कहती है? डर्टी डजन क्या था? देखो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स, ये ऐसे पॉल्यूटेंट्स हैं, जैसे ऐसे कुछ फर्टिलाइजर्स या पेस्टिसाइड्स जो आपके इन्वायरमेंट में जल्दी खत्म नहीं होते, ये बने रहेंगे आपके इन्वायरमेंट में, ठीक है। जैसे डीडीटी हो गया, डीडीटी के ऊपर इसी कारण बैन लगा था, डीडीटी खत्म नहीं होता। डीडीटी अपने आप में जहर है, अगर डीडीटी कहीं पे एब्जॉर्ब भी हो जाता है वो जहर के तौर पे बना रहता है। तो अगर लेट्स सपोज प्लांट्स डीडीटी को खींच जाते हैं, वो प्लांट के अंदर अपनी पूरी आइडेंटिटी बना के रखता था। अब तुम वही क्रॉप्स खा रहे हो तो तुम्हारी बॉडी के अंदर जहर आ रहा है। अच्छा, ये प्रोसेस क्या होता है? इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? जहां पे अगर आप लेट्स सपोज जैसे आप प्लांट्स हैं, आपने प्लांट्स को आपके पेस्टिसाइड यहां पे स्प्रे किए, ठीक है। फूड चेन में ये होता है ना, प्लांट्स को लेट्स सपोज खाया रैबिट ने, तो इसके अंदर भी पेस्टिसाइड आ गए होंगे। इसे खाया आपके स्नेक ने, इसके अंदर भी पेस्टिसाइड आ गए होंगे। और इसे खाया लेट्स सपोज ईगल ने, तो इसके अंदर भी पेस्टिसाइड होंगे। तो हर आपके ट्रॉफिक लेवल के साथ आपका जहर भी बढ़ता जा रहा है ना। तो ये जो हर ट्रॉफिक लेवल के साथ ट्रॉफिक लेवल, तुम बताओ, तुम्हें क्या लगता है? एनर्जी तो कम होती है। क्या तुम सिर्फ एक ही पत्ता खाओगे या सिर्फ एक ही प्लांट खाओगे? मल्टीपल प्लांट्स खा जाओगे ना। जैसे इंसानों की बात करें, हम अगर लेट्स सपोज आपकी कैबेज खा रहे हैं, ठीक है, कोई भी लगा लो, गाजर खा रहे हो, अब गाजर एक तो नहीं खाते हो, ठीक है, बहुत सारी गाजर ही खा जाएंगे ना। अब इतनी सारी गाजर खाई है, हर एक के अंदर पॉइजन है, सारा मेरे अंदर आएगा ना, तो इसलिए उसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाती है, ठीक है, जहर की कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? बायो मैग्निफिकेशन, बिल्कुल सही, ये होती है बायो मैग्निफिकेशन, ठीक है, मैं ठीक करके बीच में लगा देता हूं। बायो मैग्निफिकेशन कि हर लेवल के साथ आपका मैग्नीफाई होता जा रहा है ये जो आपके अंदर पॉइजन है, ठीक है, ये हर लेवल पे बढ़ता जा रहा है। क्लियर है? इस प्रोसेस को कहते हैं बायोमैग्निफिकेशन, ठीक है, याद रखना। तो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स इस चीज के लिए। लास्ट है मीनामाटा कन्वेंशन ऑन मर्क्यूरी। मीनामाटा शहर कहां पे है? जापान में। प्रॉब्लम मीना मर्क्यूरी से प्रॉब्लम क्या है? मर्क्यूरी पॉइजनस है। तो हम इस कन्वेंशन के अंदर क्या करना चाहते हैं? मर्क्यूरी के साथ बैन करना चाहते हैं मर्क्यूरी का यूज, अनटिल अनलेस जहां पे बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है वहां पे भी रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं। जो तो इंडस्ट्रीज अडेप्ट कर सकती है उन्हें चेंज कर दें, मिनिमम यूज रह जाए इसका, तो इसकी नए और मर्क्यूरी की माइनिंग ना हो, जितना मर्क्यूरी है उसे रिसाइकल करके बस चलाते रहे, और जिन्हें बस मैक्सिमम जरूरत है बस उन्हें ही दे, बाकी सारी जगहों से खत्म कर दे, क्योंकि ये बहुत ही पॉइजनस चीज होती है आपका मर्क्यूरी। क्लियर है? अगला जो आपका करंट अफेयर है वो है अडेप्टेशन फंड।
अडेप्टेशन फंड ये आपके क्योटो प्रोटोकॉल यूएनएफसीसी के अंडर बनाई गई थी, ठीक है। ये 2007 में आई है, ठीक है, 7th कॉन्फ्रेंस में जो माराकेश मोरक्को में हुई थी, ठीक है। यहाँ पे ये जो हुई ये भी क्लाइमेट चेंज के लिए ही है, पर ये अडेप्टेशन फंड अलग कैसे हैं, ये ना आपकी कम्युनिटीज के लिए स्पेसिफिकली, या सेक्टर्स या देश, ये अडेप्टेशन के लिए बनेगी। किस तरीके से हम लोगों को, देशों को, और कोई इंडस्ट्री का सेक्टर का मतलब है कोई इंडस्ट्री का सेक्टर है जो उन्हें अडेप्ट करने में कैसे हेल्प कर सकते हैं। क्लियर है? क्वेश्चन किसी के ऊपर भी बन जाते हैं, इन्वायरमेंट के क्वेश्चन खासकर ऐसी चीजों के ऊपर बनते हैं, इस कारण सारे के सारे जितने इनिशिएटिव आसपास बनते थे मैंने सारे लिख दिए, किसी के ऊपर कोई भी क्वेश्चन बने तो कर लेना। क्लियर है? सेकंड करंट अफेयर आपके एक टेंपल के बारे है, सबरीमाला टेंपल कहां पे पड़ता है? केरला में आपके ये टेंपल पड़ता है, ठीक है। यहाँ का जो टॉप डाइटी है उन्हें कहते हैं यप्पन या धर्म शास्त्र। ये जो टेंपल है ये ट्रेडिशनली ना यहाँ पे आपके मेल्स को ही सिर्फ जाने की आजादी थी, जो टेंपल का बिल्कुल जहाँ पे मूर्तियां पड़ी हैं वहां पे फीमेल्स नहीं जा सकती थी। कुछ साल पहले ये सबरीमाला फिर से कंट्रोवर्सी में रहा है, क्योंकि यहाँ पे वुमेन को अलाउ कर दिया था, पर उसके कारण बहुत ज्यादा दंगे भड़क गए थे, ठीक है। सारे केरला में बहुत ज्यादा राइट्स होने लग गए थे, बहुत ज्यादा वायलेंस होने लग गई थी। तो वुमेन का ये कहना है कि हमें भी बराबर अलाउ करना चाहिए। सबरीमाला के अपने ट्रस्ट का कहना है कि यहाँ पे हमेशा से मेल्स आए और मेल्स ही आते रहे। तो ये जो इशू था ये सुप्रीम कोर्ट के आगे गया, सुप्रीम कोर्ट ने सबरीमाला के डोर्स ओपन करवा दिए थे कि ये कोई हिंदू रिलीजन का बेसिक फंडामेंटल चीज नहीं है जो तुम आर्टिकल 25 में क्लेम कर लोगे कि बाकी हिंदू टेम्पल्स में भी तो वुमेन जाती हैं, तो इसमें भी जाएंगी, ठीक है। पर वही वायलेंस बहुत ज्यादा इसके कारण हो गई थी। इस सारी चीज के चलते हुए इस टाइम इसके ऊपर स्टे लगा हुआ है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही, दोबारा से अब हियरिंग होनी है इसकी, ठीक है, क्योंकि वायलेंस बहुत ज्यादा हो गई थी। तो केरला गवर्नमेंट ने दोबारा से रिव्यू करने की रिक्वेस्ट की हुई है, वो अभी तक रिव्यू पेंडिंग है, ठीक है। क्लियर है? ये जो टेम्पल है ये बिल्कुल पहाड़ के टॉप पे है, हिल टॉप पे है, 1260 मीटर ऊपर है सी लेवल से, और इसके आसपास ना आपके डेंस फॉरेस्ट है, जिसमें से एक एरिया आपके पेरियार टाइगर रिजर्व का इसके साथ लगता है। पेरियार टाइगर रिजर्व इसके बिल्कुल साथ में लगता है, ठीक है। तो इसका एरिया इसके साथ मैच कर जाता है। क्लियर है? तो आपको ये पूछा जा सकता है सबरीमाला टेम्पल के आसपास कौन सा टाइगर रिजर्व है, ठीक है। क्लियर है? या पेरियार टाइगर रिजर्व का पॉइंट बन के आ सकता है कि इसके नॉर्थ में या इसके साइड पे, इसके बिल्कुल साथ में सबरीमाला टेम्पल है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आपके एक एनिमल बारे क्वेश्चन जो एनवायरनमेंट लगाते हैं, किस स्टेट का एनिमल है ये? फिशिंग कैट, वेस्ट बंगाल का। वेस्ट बंगाल का ये स्टेट एनिमल है फिशिंग कैट। यहाँ पे क्या है, अब इसे ना बचाने के लिए एक कुरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, आंध्र प्रदेश भी, मतलब ये बाकी इंडिया में भी कई जगहों पे पाई जाती है, तो आंध्र प्रदेश उसके लिए स्पेसिफिकली साइंटिस्ट को बिठा रहा है कि वहां पे फिशिंग कैट को बचाया जा सके। इसके नाम से क्लियर है ये क्या खाती होगी? फिशेस। तो ये हमेशा ना वाटर बॉडीज के आसपास ही रहती है, क्योंकि इसे फिशेज ही चाहिए। तो जहां पे कोई लेक होगी, कोई एस्चुरी होगी, कोई भी वेटलैंड होगा जहां पे फिशेस पाई जाते हैं, ये वहां पे रहती है। उनमें से एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसे कुरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ना, इसमें बहुत बड़ा वाटर का एरिया है, तो आंध्र प्रदेश के अंदर यही फिशिंग कैट्स बहुत सारी रहती थी, ठीक है। पर अब यहाँ के जो फॉरेस्ट है यहाँ पर डिक्लाइनिंग है, इस कारण इसे बचाने की कोशिश की जा रही है। ये जो कुरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है ये आंध्र प्रदेश में है, जैसे पहले बताया। ये सेकेंड लार्जेस्ट स्ट्रेच है मैनग्रोव फॉरेस्ट का इंडिया में। लार्जेस्ट मैनग्रोव स्ट्रेच कहां पे है? इंडिया में। सुंदरबंस का कितना पार्ट इंडिया में है? इंडिया का कितना परसेंट, इंडिया में सुंदरबंस कितना बढ़ता है? सारा सुंदरबंस इंडिया में है?
बांग्लादेश में भी है। तो बांग्लादेश में ज्यादा है या हमारे यहाँ पे ज्यादा है? तभी पूछ रहा हूँ। ठीक है, बांग्लादेश में आपका सुंदरबंस का एरिया ज्यादा है। सुंदरबंस अपने आप में बहुत ही बड़ा, क्योंकि डेल्टा वो बहुत बड़ा है। डेल्टा क्या होता है? डेल्टा क्या होता है? डेल्टा होता है जब आपकी रिवर समुद्र में गिरने वाली होती है, वो आखिरी में जाके डिस्ट्रीब्यूटरी, जैसे ट्रिब्यूटरी होती है छोटी नदियां आके इसमें गिर रही हैं, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी बननी शुरू हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूटरीज में क्या होता है, आपके ये सारे के सारे छोटे छोटे बीच में रिवर आइलैंड्स बनने लग जाते हैं, क्योंकि रिवर बहुत बड़े एरिया में टूटने लग जाती है। अब यहाँ पे पानी इतने बड़े एरिया में फैल गया तो अपने आप इतने बड़े जब एरिया में फैल गया तो एक बीच में पानी की बहुत सारी ऐसी जगहें आती हैं जहां पे पानी बहुत ज्यादा डेप्थ पे नहीं होता। ये ना एक बहुत अच्छी जगह बनती है आपके मैनग्रूव फॉरेस्ट के लिए। मैनग्रूव फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, मैनग्रूव फॉरेस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? हाँ जी, फ्लड्स के कारण। देखो, मैनग्रोव फॉरेस्ट बहुत सारे काम करते हैं। मैनग्रोव फॉरेस्ट, एक तो इनकी ना जड़ें बहुत ही डीप जाती हैं और फिर घूम के वापस ऊपर आती हैं। तो ये फॉरेस्ट ऐसे, ये पानी है, इनके अंदर इनकी रूट्स गई और वापस आ गई, ऐसे पूरे एक जाल बना लेती है। ये ऊपर पेड़ है, ठीक है, ऐसे पूरे एक जाल बनाते हैं, तो इसके अंदर एक फिशेस को रहने की जगह मिल जाती है। दूसरा, मैनग्रोव फॉरेस्ट बहुत अच्छे माने जाते हैं आपके साइक्लोन्स के खिलाफ। साइक्लोन्स के लिए दीवार का काम करते हैं, क्योंकि साइक्लोन कब खत्म होते हैं? समुद्र की तरफ से जब ट्रॉपिकल साइक्लोन आया, अगर इनसे आके टकराता है, सारा मोमेंटम टूट जाएगा, घूमते घूमते सारी हवा बिखर जाएगी, तो आपके पीछे जो लैंड होता है उसके ऊपर आपका असर कम हो जाता है। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे इस तरीके से असर पड़ता है। क्लियर है? अब ये जो है लार्जेस्ट मैनग्रोव के क्वेश्चन पे फिर से आते हुए, लार्जेस्ट सुंदरबंस ही है, पर सुंदरबंस का सिर्फ अराउंड 30-40% हिस्सा इंडिया में है। ज्यादा बड़ा हिस्सा आपके बांग्लादेश में, मतलब इंडिया के अंदर भी वो सबसे लार्जेस्ट है। पर उससे पहले मैं चाहता था तुम्हें ये पता चले कि इंडिया के अंदर ज्यादातर है ही नहीं सुंदरबंस। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड लार्जेस्ट का पार्ट बनता है, मतलब आंध्र प्रदेश में ये पूरे जो स्ट्रेच है उसका हिस्सा है। यहाँ पे बहुत सारे क्रिटिकली इंडेंजर्ड जानवर पाए जाते हैं, जैसे व्हाइट बैक्ड वल्चर, जिसकी बैक व्हाइट कलर की है, लॉन्ग बिल्ड वल्चर, ऐसी चीजें। क्रिटिकली इंडेंजर्ड क्या होते हैं? कौन देता है ये स्टेटस? IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। ठीक है, IUCN, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, एक गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, एक एनजीओ है जो यही करती है कि हर प्लांट और एनिमल को स्टेटस प्रोवाइड करती है कि वो कितने खतरे में है खत्म होने। किस बुक में? रेड बुक, एक लाल किताब छापती है ये, उसके अंदर ये होता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये कुरिंगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है ये 8 किलोमीटर दूर है आपके कक्कीनडा पोर्ट से। ठीक है, बस ऐसी चीजें याद रखना है। ये गोदावरी एस्चुरी का ही एक्सटेंशन है। तो गोदावरी के एक्चुअली, एस्चुरी का मतलब है समुद्र से पहले जो कुछ एरिया समुद्र की साइड को कट के, मतलब समुद्र का पानी भी यहाँ पे आ जाता है और गोदावरी का भी आता है, उसी में ही कुरिंगा पड़ जाती है। ठीक है, गोदावरी का अपना एरिया बहुत बड़ा है, यहाँ पे आपके मैनग्रोव सारी जगह है। नहीं, रेड बुक बेसिकली क्या है, IUCN क्या करता है, जो भी आपके जानवर खतरे में होते हैं ना, आपके जो भी जानवर खतरे में हैं उन्हें ना अलग अलग लेवल्स में डिवाइड करता है। जैसे कि जिन जानवरों को या प्लांट्स को कोई खतरा नहीं है, उन्हें कहते हैं कि वो लीस्ट कंसर्न के एनिमल्स हैं।
इन्हें कोई खतरा नहीं है। जब जानवर थोड़े बहुत ही उसकी पॉपुलेशन डिक्लाइन करनी शुरू करेगी या उसकी ज्योग्राफी छोटी होती जाएगी जहां वो पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? वल्नरेबल है। और पॉपुलेशन डिक्लाइन होगी तो एंडेंजर्ड, और क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और डिक्लाइन होगी तो नहीं नहीं, हाईली वल्नरेबल जैसा कुछ नहीं होता। ठीक है, हाईली वल्नरेबल जैसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है। लीस्ट कंसर्न, हाँ, इससे पहले है नियर थ्रेटेंड। ठीक है, हाईली वल्नरेबल नहीं था, नियर थ्रेटेंड था। ठीक है, थैंक यू याद कराने के लिए। तो हाईली वल्नरेबल, नियर थ्रेट, तो उसमें नियर थ्रेटेंड आता है, फिर एंडेंजर्ड, फिर क्रिटिकली एंडेंजर्ड, फिर अब खत्म होने शुरू हो गए, एक्सटिंक्ट इन वाइल्ड, कि अब जंगल में ये चीज नहीं पाई जाती। और फाइनल, मतलब हमने शायद किसी जू में रखी हो या कहीं किसी गार्डन में हो, वैसे खत्म हो गई है। लास्ट स्टेज है एक्सटिंक्ट, बस खत्म होगी वो चीज। तो हर चीज को ऐसे एक स्टेटस दिया जाता है कि वो कितने खतरे में है बिल्कुल ही खत्म होने से। ठीक है, इस तरीके से हर जानवर को आपकी IUCN ने स्टेटस दिया है। ये जो स्टेटसेस लिखे हुए हैं ये आपकी रेड बुक जो पब्लिश होती है उसके अंदर होते हैं। क्लियर है? तो इससे ये भी पता चलता है कक्कीनड्डा जो पोर्ट है वो आपकी गोदावरी के पास पड़ता होगा। ठीक है, आंध्र प्रदेश में है, ऐसे फैक्ट भी साथ के साथ पता चल गए। देखो इनडायरेक्टली रिलेशन कैसे बिठाते हैं, मैं आपको वो बता रहा हूं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये चीज याद रख लेनी है कि कक्कीनड्डा, अब कल आपको क्वेश्चन आ जाए कि किस पोर्ट के पास कौन सी रिवर है, उसमें से एक कक्कीनड्डा लिखा हो, गोदावरी। अब तुमने पढ़ा होते हुए भी तुम्हें लगेगा कि यार ये क्वेश्चन पता नहीं कहां से आ गया। ठीक है, अब मुझे थोड़ी पता है ये कैसे है, ये इनडायरेक्टली डिराइव्ड है। तो जब आप कभी भी ये करंट अफेयर पढ़ रहे होते, कुछ भी पढ़ रहे होते, देखो ब्लाइंडली बस जो लिखा है वो ना पढ़ते रहा करो, उसे सोचा करो। दीदी क्या मतलब? अच्छा, वल्नरेबल, नियर थ्रेटेंड पहले है, वल्नरेबल बाद में है, उल्टा लिख दिया। ठीक है, चलो, वो मैं पहले नियर थ्रेटेंड भूल गया था, वो तभी पहले नियर थ्रेटेंड, फिर वल्नरेबल, और फिर वो सारे एंडेंजर्ड हो शुरू है। ठीक है, थैंक यू करेक्ट करने के लिए। अगला फिशिंग कैट के बारे ही जाने, तो ये इसका स्टेटस क्या है IUCN की रेड लिस्ट में? वल्नरेबल इसका लिस्ट है। इसकी पॉपुलेशन ना कुछ सालों से डिक्लाइन हो रही है क्योंकि आपके वेटलैंड्स खत्म होते जा रहे हैं। ठीक है, और उसके कारण ये भी खत्म होते हैं। वेटलैंड्स होते क्या है? कोई भी जहां पे भी लैंड के ऊपर थोड़ा शैलो वाटर हो वो वेटलैंड है। ठीक है, आपकी कोई भी स्ट्रीम होगी, कोई भी लेक होगी, स्वैम्प हो गए, मैनग्रोव्स हो गए, कुछ भी। स्वैम्प होता है जहां पे चिक्कड़ हो थोड़ा सा। ठीक है, स्ट्रीम आपकी नदियां, उसके आसपास भी पानी होता है। ऑक्सबो लेक होती क्या है, देखो आपकी कई बार ना जो रिवर्स होती है ना, रिवर्स का ना, लेट्स सपोज कभी ऐसे फ्लो कर रही थी ये रिवर, कई बार ना रिवर अपना फ्लो ऐसे ना सीधा कर लेती है। लॉन्ग टर्म में ये कैसे करती है, कभी और किसी करंट अफेयर में पढ़ेंगे, ऐसे सीधा कर लिया। अगर उन्होंने अपना ये फ्लो ऐसे सीधा कर लिया, लेट्स सपोज, बाकी ऐसी चलती रही, और ये पीछे वाला ये रब कर दूं मैं, अगर इसने अपना फ्लो ऐसे कर दिया, पहले यहाँ पे एक कट मारा हुआ था ना, एक रिवर के पुराने कोर्स पे यहाँ पे एक लेक बन जाती है, इन्हें ऑक्सबो लेक कहते हैं। ठीक है, ये मैंने बहुत ही सिंप्लीफाइड वे में बताया अभी, क्योंकि ये किसी और करंट अफेयर में करेंगे, कभी ना कभी रिवर्स को कवर करेंगे, तो नहीं तो आपकी ज्योग्राफी NCERT और उन सब में भी आएगा। ठीक है, तो रिवर्स का मतलब बिल्कुल साथ में होती है, रिवर का जो पुराना कोर्स होता है उसी का हिस्सा होती है ऑक्सबो लेक। क्लियर है? अगला जो आपका करंट अफेयर है, कलेरी पट्टू। कलेरी पट्टू क्या है, कभी सुना है इसके बारे? इसे कलेरी भी कहते हैं। ये एक इंडिया का मार्शल आर्ट फॉर्म है जो आज के केरला में परफॉर्म किया जाता है। ठीक है, ये वन ऑफ द ओल्डेस्ट कंसिडर किया जाता है इंडिया का मार्शल आर्ट फॉर्म। इसके अंदर वेपन्स भी यूज होते हैं। ठीक है, और ये आपके
मतलब इसके अंदर और एक तो मतलब एक तो वेपन्स से ये लड़ाई होती है, तो प्रॉपर तलवार शील्ड ये सब कुछ का यूज होता है। दूसरा इसके अंदर आपकी ना आयुर्वेदा योगा इनकी अंडरस्टैंडिंग भी चाहिए, क्योंकि इसके अंदर क्या होता है कि ऐसी नॉलेज भी दी जाती है कि आपकी बॉडी के प्रेशर पॉइंट्स कहाँ पे, ठीक है, क्योंकि जरूरी नहीं है कि तुम किसी बंदे को मारते रहोगे तो एक्चुअली वो मर भी जाएगा, पर अगर तुम्हें ये पता है कि यहाँ पे अगर हल्का सा भी लगा, बंदा साथ के साथ गया, तो बंदा वहीं हिट करने की कोशिश करेगा। तो ऐसी चीजें भी इस मार्शल आर्ट में टैक्टिक में सिखाई जाती हैं, तो प्रेशर पॉइंट्स में सिखाया जाता है। कलेरी पट्टू जो है आपका ये गुरु शिष्य सिस्टम के ऊपर चलता है। गुरु शिष्य सिस्टम का मतलब है कि एक गुरु होगा अपने स्टूडेंट्स को सिखाएगा, ठीक है, ये इस तरीके के आर्ट फॉर्म से ही काम करता है। क्लियर है? कोई भी डाउट? अगला जो करंट अफेयर है, डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल। तो गवर्नमेंट ने आपके डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल लॉन्च किया है, DSRV। ये होता क्या है, कभी भी लेट्स सपोज आपकी सबमरीन में कोई भी अगर कोई सबमरीन में डेप्थ पे है ना वो, अगर वहां पे कोई प्रॉब्लम आ गई, सबमरीन तो डूब जाएगी। अब ऐसी चीजों के लिए तुम लोगों को रेस्क्यू कैसे करोगे, बचाओगे कैसे? तो होता क्या है, एक अलग टाइप ऑफ व्हीकल्स बनाए जाते हैं जिन्हें डीप सबमर्जेंस रेस्क्यू व्हीकल बनाए जाते हैं। ये जो आपकी सबमरीन्स है जैसे, ठीक है, इनकी जहां पे ओपनिंग होती है, ये बिल्कुल ओपनिंग पे जाके फिट हो जाते हैं, और यहां से लोग चढ़ के इसके अंदर आ सकते हैं, फिर बस ये डिटैच होके चली जाएगी। सबमरीन तो डूब ही चुकी है ना, तो हम लोगों को बचा पाते हैं। तो इन व्हीकल्स की इसीलिए हम खरीद फरोल कर रहे हैं, क्योंकि इसकी जरूरत है। क्लियर है? तो ये चीज ऐसे एग्जिस्ट करती है। कोई भी डाउट? तो ये चीज